Hello students and welcome back to our channel Concept Era. Today we are going to cover chemical properties of metal. So let's discuss about further. So let's have a look here. Here you can see reaction of metal with air. सबसे पहले कर रहे हैं metal की reaction air के साथ. कोई भी metal अगर हम ले लें oxygen उसकी reaction करवाएं, then what we will get metal oxide as a product. Here you can see one example is given. कॉपर की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड. तो ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है. सो दिस इज इन दिस वे वी कैन रिएक्ट मेटल विद एयर. नाउ हियर यू कैन सी एक नोट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम मेटल एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विग्रसली मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रिएक्शन होती है दैट इट कैन कैच फायर. तो दे कैन कैच फायर व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन. तो इनको खुली जगह में नहीं रखा जाता, अदरवाइज दे में कैच फायर. ऑल्सो अगर वो फायर नहीं कैच करना, हम चाहते हैं उसमें जो है फायर ना हो, तो क्या करें, दे हैव टू कैप्ट इन केरोसिन ऑयल. ऐसे केस में हम इन मेटल को, सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं. दैट मे कम इन 1 mark क्वेश्चन एंड दैट कैन बी अ रीजनिंग क्वेश्चन ऑल्सो, दैट वाई sodium and potassium cannot be kept in open. Why? Because they react vigorously when they are kept in open, and that's why we keep both of these metal in kerosene oil. Now let's move further. Here you can see we have to discuss एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जो वर्ड है यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स तो आप जानते हैं, इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. एम्फो वर्ड का मतलब होता है, एम्फ का मतलब होता है बोथ, दोनों. इस तरह के ऑक्साइड्स हमारे जो दो चीज़ों के साथ जो है रिएक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज कैन बेस. मेटल ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. और जब वो रिएक्ट करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. नाउ लेट्स सी एग्जांपल हेयर यू कैन सी Al2O3. एंड जैसे ही हम इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, ये एक एसिड है. जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई तो हमको क्या मिलेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर. तो ये क्या है हमारा, ये है सॉल्ट और ये है वाटर. अब इसी की रिएक्शन अगर हम क्या करवाएं, एक बेस से करवाएं जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ऐसा प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, हियर यू कैन सी दिस इज द सॉल्ट. ये एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस इज वाटर, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. ये पूरा एक साथ ही लिखा जाएगा whenever you will write this example in amphoteric oxides. So you have to show reaction with one acid with one base. Now let's move on for the next example. Here you can see जिंक ऑक्साइड हमारे पास है. इसकी जो है हमारे मेटल ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड हो गया. इसकी रिएक्शन अगर हम क्या कराएं, एक एसिड से करवाएं, HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवाएं. एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया, जिंक नाइट्रेट. एंड दिस इज क्या है, ये एक सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट एंड वाटर. अब इसी की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एक बेस से करवाएंगे. जब बेस से करवाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, सोडियम जिंक ऑक्साइड. दिस इज अ सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा हमको, वाटर. ओके, सो दिस इज अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. इसके आगे देखते हैं. नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. अगर हम मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाएं,
कोई मेटल है हमारे पास, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें हमेशा एज अ प्रोडक्ट मिलेगा मेटल ऑक्साइड या फिर हमको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको स्लैश लगा हुआ दिख रहा होगा। साथ में हाइड्रोजन गैस जो है ज़रूर मिलेगी, हाइड्रोजन इन गैस फॉर्म। अब हमारे पास अगर मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी है, ठीक है, मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है, इसकी दोबारा से रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब क्या मिलेगा, देन डेफिनेटली वी विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन जो है, सबसे पहले सोडियम है, यहाँ पर सोडियम की हम रिएक्शन करवा रहे हैं। एक मेटल है किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आयरन, एक मेटल है अगेन, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ क्या मिलेगा, Fe3O4 एंड हेयर हाइड्रोजन। हेयर यू कैन सी दीज आर सम एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी आप देखिए ये क्या है, ये एक हाइड्रोक्साइड है, ये एक हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, ये एक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। दिस में बी पॉसिबल व्हेन वी विल डू रिएक्शन ऑफ मेटल विद एनी वाटर, वी कैन से वाटर की रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल की एसिड के साथ। कोई मेटल ले लिया हमने, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाए, दिस इज डाइल्यूट एसिड, तो एज अ प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, Fe आयरन ले लिया, डाइल्यूट एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, FeCl2, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं एक एसिड की, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन गैस। नाउ हेयर मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएं HCl से, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा साथ में, hydrogen gas. So these are the reactions that we can write in reaction of metal with acids. Now let's move further. Next is reaction of metal with सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या है, कोई मेटल है जिसका नाम हमने यहाँ A दे दिया है, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, कोई दूसरा मेटल है, ठीक है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ लिखा भी है, ठीक है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया है। अब जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो एज अ प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो तो किसका बन जाएगा, A का, और जो मेटल निकलेगा जो बनेगा एज अ प्रोडक्ट हम वो मिलेगा B। देखते हैं इसका एग्जांपल, Fe ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ है कॉपर सल्फेट, ये हमारा मेटल A है, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है किसी B का। नाउ हियर यू कैन सी क्या बना, FeSO4, Fe ने किससे कंबाइन कर लिया, SO4 से कंबाइन कर लिया, और साथ में कौन सा दूसरा जो मेटल था इसके साथ में वो बाहर निकल के आ गया, ये रहा मेटल B। एक और एग्जांपल, जिंक, जिंक की रिएक्शन हमने करवाई कॉपर सल्फेट से, अगेन कॉपर सल्फेट में से फिर क्या होगा, कॉपर तो बिल्कुल बाहर निकल के चला जाएगा और हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिल गया, जिंक सल्फेट। तो ये जो हमारे पास है आप देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा मेटल A का, और मेटल B हमको एज इट इज बाहर मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज एक वो सीरीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मेटल
कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल ऊपर की तरफ होंगे दे आर मोस्ट रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सीरीज़ में हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ जा रहे होंगे। तो ये एक तरह की सीरीज़ है। लेट्स सी हेयर, दिस इज़ द सीरीज़ where metals are arranged in decreasing order. Decreasing order of their reactivity. ठीक है, देखते हैं हम इस सीरीज को। सबसे पहले हम जो है मोस्ट रिएक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो इस तरह से जो है रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर से नीचे। अभी नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। जो सबसे ऊपर मेटल है, नाम लिख देते हैं इनके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन, दिस इज पीबी इज लेड। अब यहाँ आते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें जो भी हमारे मेटल है आप देख रहे हैं, क्या होता है, जो कि सारे किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है, वो सारे हाईली रिएक्टिव कंसीडर करे जाते हैं। और जो सारे मेटल के नीचे आते हैं ये है हम लीस्ट रिएक्टिव मानते हैं, या फिर ये कह सकते हैं दोज हु आर अबव द हाइड्रोजन दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दोज हु आर बिलो द हाइड्रोजन दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, राइट। सो वी कैन से दिस, यहाँ पे लिख सकते हैं metals above hydrogen in series are more reactive than hydrogen। और यहाँ बता सकते हैं कि जो मेटल्स नीचे की तरफ हैं, मेटल्स arranged below hydrogen in series are less reactive than hydrogen। तो जो मेटल्स हमारे ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गए हैं, ठीक है, और जो मेटल नीचे की तरफ है वो हमारे कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आ गए। और अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये मेटल जो है क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर को क्यों यूज़ करते हैं ज्वेलरी के लिए,
क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में है। ऑल्सो जब कोई गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम की ज्वेलरी पहनते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिव विद आर स्किन, वो हमारे स्किन के साथ कोई भी एलर्जी या फिर जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हम सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम को यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, अब जितने भी मेटल ऊपर की तरफ है, पोटेशियम, सोडियम, अभी बताया था कि बहुत रिएक्टिव होते हैं, इतनी रिएक्टिव है, अगर इनको हम खुले में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और इतनी ज़्यादा विगरस रिएक्शन होती है कि दे में कैच फायर, आग भी लग सकती है। तो इसीलिए आग ना लगे, ये विगरसली रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ, हमको इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना होता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर ऑल्सो रिएक्टिव इफ वी कंपेयर फ्रॉम हाइड्रोजन। So now let's move further. अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। ठीक है, कि कैसे हम रिएक्शन देखें किसी मेटल की नॉन मेटल के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने कोई मेटल ले लिया, जैसे कि सोडियम मेटल ले लिया, Na, सोडियम ले लिया। अब सबसे पहले इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे कि ठीक है, इसका कन्फिगरेशन जैसे हम लिखा 2,8,1। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने एक दूसरा ले लिया जो कि एक नॉन मेटल है, क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें 2,8,7। ठीक है, इन दोनों की आपस में करा रहे हैं हम रिएक्शन। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उस नॉन मेटल को डोनेट कर देगा, क्योंकि आप देखिए उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो भी उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये उससे बॉन्डिंग कर लेगा। तो जो यहाँ पे सोडियम है, ये अपना जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक्स्ट्रा है, ये उसको डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया 2,8,1, तो इसने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा वाला, इसको डोनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो प्लस चार्ज से हम उसको दिखाएंगे, और जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस का चार्ज लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये कहाँ जाएगा, किसको ज़रूरत है, ज़रूरत है क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा। क्लोरीन आया, उसकी कन्फिग्रेशन, इसने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया, इसके हमने ऐड कर दिया इसमें ये, तो इसका जो कन्फिग्रेशन हुआ अब वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज हमने इस पर लगा दिया, 2,8,8। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 8 होने चाहिए, वो कंप्लीट हो गए। अब ये क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है प्रेजेंटेशन हम इसको कर सकते हैं। अगर इसको करना हो, सोडियम ये रहा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये पड़ा हुआ है इसके आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन ये रहा, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैं एक्स से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, 7 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अभी इसने क्या किया है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन के पास चला गया, क्लोरीन ने उसको गेन कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, यहाँ चिपक जाएगा। अब इनके पास हो जाएगी बॉन्डिंग, अब इनकी हो गई है बॉन्डिंग, इनकी हो गई है फ्रेंडशिप। अब जब इनकी बॉन्डिंग हो गई तो ये क्या बनेगा, Na ने तो लूज किया था, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, बनेगा NaCl, NaCl, यानी कि ये क्या है, एक सॉल्ट है। अब आप देखिए, जब भी हम कराएंगे एक मेटल की रिएक्शन एक नॉन मेटल के साथ, तो किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन पूरा दिखाना होगा। दिस इज़ द वे हाउ यू आर गोइंग टू शो कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद दूसरे ने गेन कर लिया, और फिर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से दिखाएंगे, वो आप यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद फॉर्मेशन सॉल्ट का यहाँ आप इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको इसका। AlCl3 का
ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या जो है एक मेटल है हमारा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। ठीक है। दूसरी तरफ हम एक जो है, ये तो मेटल हो गया, दूसरा एक नॉन मेटल ले लेते हैं। ये तो मेटल है, दूसरा हमने वही क्लोरीन लिया है जो कि एक नॉन मेटल है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 आप देख ही चुके हैं। ठीक है, ये है हमारा नॉन मेटल। अब जब इनकी रिएक्शन आप दिखाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, एल्युमिनियम लिखा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,8,3। ठीक है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, अपने वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा। तो क्या बन जाएगा, Al3 पॉजिटिव, 3 लूज किए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है। अब वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है उन्हें कौन यूज़ करेगा, AlCl3 बना रहे हैं हम, तो 3 हमारे पास जो है Cl एटम होंगे, वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेंगे। दिखाते हैं आपको, ये Cl है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। इसने क्या किया, अपना जो गेन करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा। ऐसे ही बाकी आपको लिखना पड़ेगा, इसको रिपीट करना पड़ेगा, या यहीं पर आप 3 कर दीजिए। ठीक है, ये हमने 1 लिखा है, इसी को आप 3 करके लिख सकते हैं कि 3 अगर Cl एटम है, उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या होगा, Cl3 नेगेटिव। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक एल्यूमिनियम एटम है और मुझे उसके इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं। ठीक है, ये 3 मैं शो करूंगी, इसको मैंने डॉट से शो कर दिया है। अब जो मेरे पास दूसरा है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्रॉस से जो है डिनोट कर देती हूँ। लेकिन हमें कितना बना, AlCl3 को बना रहे हैं, तो ऐसे ही Cl हमें 3 बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं उसके पास एल्यूमिनियम के, वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा, तो वो यहाँ आके लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ आके लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ आके लग जाएगा। अब आप देखिए, ठीक है, ये इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं क्लोरीन को, तो इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, AlCl3। इस तरह से हमारा ये जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम एक मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। फिजिकल नेचर की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है कि वो नाजुक होते हैं। जैसे आपने देखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें हार्ड है ना, बट वो क्या है, ब्रिटल है, नाजुक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, वो हाई होता है, दैट मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स दे आर soluble in water, but
they are not soluble in like kerosene oil, but they are not soluble in kerosene oil, etc. Now if we are talking about conduction of electricity, जो ionic compounds होते हैं, they conduct electricity, but they conduct electricity in the molten form or in the solutions form. So we can say ionic compounds conduct electricity in solution form or molten form. But they do not conduct electricity in solid form when they are hard, right? But they do not conduct electricity in solid form. सॉलिड फॉर्म में होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिस्कस्ड विद यू ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ अक्रेंस ऑफ मेटल. बहुत सारी बातें कर ली, मेटल की रिएक्शन देख ली, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी के अलावा अक्रेंस क्या है, मेटल कैसे होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं इसमें मिनरल्स की बात करते हैं. मिनरल्स क्या है? दीज आर द मेटल्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली, राइट, विच अकर नेचुरली इन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मिनरल्स. तो मिनरल्स वो हैं जो अर्थ के सरफेस में नेचुरली ना, बाय नेचर जो है, नेचर ने हमको दिया है, वो सारे क्या है, मिनरल्स की कैटेगरी में. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्वार्ट्स, माइका, दैट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. ये नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. ठीक है. इसके बाद आते हैं ओर्स के बारे में बात करते हैं. अब ओर्स क्या है? मिनरल्स दैट आर कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. तो इसको समझ लेते हैं. जब क्या होता है, ओर्स वो हैं जहाँ से हमको मेटल एक्सट्रैक्ट हम इजीली कर लेते हैं. ओर के अंदर बहुत सारा मेटल होता है, लेकिन उस ओर में से जो मेटल को निकालने का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हमें निकालना है, तो ये ओर वो चीज़ है जिसके अंदर पूरा का पूरा मेटल जो है अंदर है, लेकिन उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है. कहाँ से? ओर से. जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मिनरल हम ले रहे हैं, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम ओर से कर रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल बॉक्साइट, मैग्नेटाइट. तो ये है हमारे पास ओर का एग्जाम्पल है. ओर के अंदर एक्चुअली में मिनरल कह सकते हैं जो कि अंदर होता है, उसको हमें पूरा एक्सट्रैक्ट करना होता है. नेक्स्ट इज गैंग. गैंग क्या होता है? अब हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं ओर से, तो ओर के अंदर सिर्फ वो मिनरल नहीं पाया जाएगा, वो मेटल नहीं पाया जाएगा, उसके अलावा भी गंदगी होती है, जो इम्प्योरिटी होती है. वो इम्प्योरिटी क्या कहलाती है? दैट इज एक्चुअली गैंग. ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड with large amount of impurities such as soil, sand are called gang. तो ये सारी चीज़ें जो हमें ओर में जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल के अलावा जो चीज़ हमें मिल रही है जो कि वेस्ट है हमारे लिए, जैसे कि दैट कैन बी सॉइल और सैंड, दीज आर कॉल्ड गैंग. तो इसके अलावा भी गैंग हो सकते हैं जो सारी हमारी इम्प्योरिटी के कैटेगरी में आ सकती हैं.